18 अगस्त 1945 शाम के ठीक 7:32 ताइवान का ताइहोकू एयरफील्ड एक जापानी बॉम्बर जमीन से 30 फीट ऊपर उड़ा भी नहीं था कि धम्मम और उस आग के गोले में एक शख्स जल रहा था, जिंदा जल रहा था और उसकी आखिरी चीख थी, मैं मरने नहीं आया, मैं तो भारत को आजाद कराने जा रहा था। क्या आप मान लेंगे कि वो शख्स जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को 40,000 सैनिकों के साथ घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, बस 15 मिनट में जलकर राख हो गया? क्या वो शख्स जिंदा बच निकला और उसी रात एक दूसरा प्लेन चुपचाप सोवियत रूस की तरफ उड़ गया? अगर मैं अभी आपको बता दूं कि 1945 के बाद नेताजी को 73 अलग अलग जगहों पर जिंदा देखा गया, एक बार तो नेहरू जी के सामने ही और एक बार गांधी जी ने खुद लिखा, मुझे पूरा यकीन है कि सुभाष अभी जिंदा है। तो क्या आप अभी भी मानेंगे कि वो मर गए? अगर मैं कहूं कि टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में जो राख रखी है उसका डीएनए टेस्ट हुआ और वो राख किसी जापानी सैनिक इचिरो ओकुरा की निकली, नेताजी की नहीं, तो आप क्या करेंगे? और सबसे खतरनाक सवाल, अगर नेताजी सच में जिंदा बच गए तो फिर 40 साल तक भारत में एक साधु के भेष में क्यों छिपे रहे? और उनकी आखिरी चिट्ठी में लिखा था, मैं मरना नहीं चाहता था, मुझे मार दिया गया। कौन मारना चाहता था नेताजी को? ब्रिटिश, जापानी, रूसी या हमारे अपने? अगले मिनट में मैं आपको वो 7 सबसे बड़े सबूत दिखाने जा रहा हूं जिन्हें आज तक सरकार ने छिपाया है। वो 3 गुप्त फाइलें दिखाऊंगा जो 2017 में भी डिक्लासिफाई नहीं हुई, और वो एक ऑडियो टेप चलाऊंगा जिसमें एक बुजुर्ग की कांपती आवाज कह रही है, मैं सुभाष चंद्र बोस हूं। अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो आप शायद वो सबसे बड़ा राज हमेशा के लिए खो देंगे जो आज तक सिर्फ 11 लोग ही जानते हैं। तो सवाल ये नहीं कि आप वीडियो देखेंगे या नहीं, सवाल ये है, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि पूरी सच्चाई सुन सकें? अगर हाँ, तो अभी अपना फोन साइलेंट कर लीजिए, दरवाजा बंद कर लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है उसके बाद आप कभी भी नेताजी को मर चुके नहीं कह सकेंगे। शुरू करते हैं 18 अगस्त 1945 की उस काली रात से, जहां एक विमान क्रैश नहीं हुआ था बल्कि एक पूरी क्रांति को हमेशा के लिए दफन करने की साजिश रची गई थी। जय हिंद। कल्पना कीजिए, साल 1897 का वो जनवरी का दिन, कोलकाता के एक संपन्न बंगाली परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है सुभाष चंद्र बोस। लेकिन ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। बचपन से ही उनकी आंखों में आजादी की चिंगारी जल रही थी। स्कूल के दिनों में वे ब्रिटिश इतिहास की किताबें पढ़ते और सोचते, क्यों ये साहब हमें गुलाम बनाए हुए हैं? प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन ब्रिटिश प्रोफेसर से झगड़ा कर दिया। आईसीएस की परीक्षा पास की, लेकिन फिर लौट आया भारत, क्योंकि उनका सपना था भारत को आजाद कराना। यहीं से शुरू होती है नेताजी की राजनीतिक यात्रा। 1920 के दशक में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से प्रभावित तो हुए, लेकिन उनका दिल बेचैन था। वे चाहते थे तेजाब, खून और तलवारें। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन 1939 में फिर चुनाव होता है और गांधी जी के समर्थन से राजेंद्र प्रसाद जीत जाते हैं। नेताजी हार मानने वाले थोड़े थे। वे फिर चुनाव लड़ते हैं और भारी बहुमत से जीत जाते हैं, लेकिन यहीं से दरार पड़ जाती है। गांधी जी को उनका उग्र रुख पसंद नहीं आता। नेताजी को इस्तीफा देना पड़ता है। वे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं और फिर 1940 में ब्रिटिश उन्हें घर में नजरबंद कर देते हैं। लेकिन नेताजी कौन? वे चुपके से भाग निकलते हैं। एक भेष बदलकर भाई शिशिर कुमार बोस की मदद से वे गोमो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। वहां से अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन होते हुए जर्मनी पहुंच जाते हैं। ये भागने का तरीका ही कितना रोमांचक था, जैसे कोई जासूसी थ्रिलर। जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं। हिटलर उनसे प्रभावित तो होते हैं, लेकिन पूर्ण समर्थन नहीं देते। फिर नेताजी जापान चले जाते हैं। 1943 में वे आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी को नई जान देते हैं। सिंगापुर में खड़े होकर चिल्लाते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं। उनके सैनिकों में पुरुषों के साथ रानी झांसी रेजिमेंट की महिलाएं भी थीं, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसी बहादुर। 1944 में
इन्फाल और कोहिमा की जंगों में वे सीधी भारतीय सरजमीं पर कदम रखते हैं। ब्रिटिश सेना हिल जाती है, लेकिन युद्ध का रुख बदल जाता है। जापान हारने लगता है। हिरोशिमा, नागासाकी पर परमाणु बम गिरते हैं। 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर कर देता है। दुनिया की नजरें नेताजी पर टिक जाती हैं। वे कहां जाएंगे? सोवियत यूनियन, चीन या वापस भारत? अब आते हैं उस भयानक 18 अगस्त 1945 पर। नेताजी सिंगापुर से सौदागर होते हुए साइगोन पहुंचते हैं, जापानी जनरल त्सुनामासा शिदेई के साथ। प्लेन था मित्सुबिशी की 21 बॉम्बर, जिसे सैली कहते थे। मकसद था मंचूरिया के डेरन पहुंचना, वहां से सोवियत रूस। लेकिन ताइहोकू एयरपोर्ट पर टेकोनाफ के तुरंत बाद हादसा हो जाता है। इंजन फेल, प्रोपेलर टूटा, प्लेन 2 टुकड़ों में बंट गया, आग लग गई। नेताजी का शरीर पेट्रोल से भीगा हुआ था। वे मानव मशाल की तरह जल उठे। हबीबुर रहमान, उनके चीफ ऑफ स्टाफ, ने उन्हें बाहर निकाला। नानमोन मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर तानेयोशी योशिमी ने इलाज किया, इंजेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन शाम 9 से 10 बजे तक नेताजी की मौत हो गई, जलने से कार्डियक फेलियर। अगले दिन शिदेई के साथ क्रिमेट किया गया। राख टोक्यो के रेनकोजी टेम्पल भेज दी गई। यह है आधिकारिक कहानी, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? दोस्तों, यहीं से रहस्य शुरू होता है। मौत की खबर फैलते ही अफवाहें उड़ने लगी। कुछ ने कहा नेताजी चीन में नई फौज बना रहे हैं, कुछ बोले तिब्बत में, बंगाल में तो मान लिया गया कि वे लौट कर भारत को मुक्त करेंगे। लेकिन सवाल उठे, बॉडी का फोटो क्यों नहीं लिया गया? डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं? राख की डीएनए जांच क्यों नहीं? और सबसे बड़ा, हबीबुर रहमान के बर्न स्कार्स तो दिखे, लेकिन नेताजी के कपड़े पेट्रोल से क्यों भीगे थे? क्या ये हादसा था या कवर अप? 1946 में ब्रिटिशों ने फिगेस रिपोर्ट बनाई। कर्नल जॉन फिगेस ने जापानी गवाहों से पूछताछ की। निष्कर्ष, हाँ, प्लेन क्रैश में मौत। लेकिन ब्रिटिशों को शक था। वे जानते थे नेताजी ने पहले भी चालाकी से भागे हैं। फिर भारत आजाद हुआ, नेहरू सरकार बनी, लेकिन नेहरू जी ने कहा नेताजी की मौत पर कोई जांच नहीं, ये तय हो चुका है। क्यों? क्या उन्हें डर था कि सच्चाई निकल आएगी? 1956 में शाहनवाज कमेटी बनी। शाहनवाज खान पूर्व आईएनए अफसर हेड थे। सुनील नाथ मित्रा और सुरेश चंद्र बोस, नेताजी के भाई, सदस्य। 70 गवाहों से पूछा। ज्यादातर ने क्रैश की पुष्टि की, लेकिन सुरेश चंद्र बोस ने असहमति जताई। बोले सबूत दबाए गए, नेहरू का दबाव था। उन्होंने कहा नेताजी भारत आजाद होने से पहले मरते नहीं। क्या यह पारिवारिक विश्वास था या कुछ और? फिर 1970 में खोसला कमीशन, जस्टिस G.T. खोसला ने पुरानी रिपोर्ट्स देखी। निष्कर्ष, क्रैश में मौत। अफवाहें राजनीतिक हैं, लेकिन खोसला ने गुमनामी बाबा या सोवियत थ्योरी को खारिज किया। फिर भी सवाल बाकी रहे। 1999 में मुखर्जी कमीशन बनी। जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी ने जापान, रूस, ताइवान घूमे, फाइल्स खंगाली। 2005 में रिपोर्ट आई, धमाका। बोले क्रैश हुआ ही नहीं, जापानियों ने नेताजी को सोवियत रूस भेजने का प्लान बनाया। राख किसी जापानी सैनिक इचिरो ओकुरा की है। डीएनए टेस्ट की सिफारिश, लेकिन सरकार ने खारिज कर दिया। क्यों? क्या सच्चाई इतनी खतरनाक थी? अब आते हैं सबूतों पर। क्रैश के पक्ष में हबीबुर रहमान का बयान। उनके हाथों पर जलने के निशान आज भी थे। डॉक्टर योशिमी ने बताया नेताजी होश में थे, लेकिन जल्द कोमा में चले गए। जापानी रिपोर्ट 1956 की 2016 में डिक्लासिफाई। क्रैश की पुष्टि। ओवरलोडेड प्लेन, ट्रेजर बॉक्सेस से भरा, लेकिन विपक्ष में कोई बॉडी फोटो नहीं। ताइवान पुलिस की डिक्लासिफाई फाइल कहती है क्रैश में भारतीय लीडर की मौत साबित नहीं हुई। फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट 1947 की, नेताजी का पता नहीं, लेकिन मरे नहीं। चीनी हिस्टोरियंस कहते हैं जनरल शिदेई अलग प्लेन में थे। तो कवर अप? ये सारी रिपोर्ट्स पढ़कर मन डर जाता है। लेकिन अब सोचिए, अगर क्रैश नहीं हुआ तो नेताजी कहां गए? सबसे पॉपुलर थ्योरी, सोवियत रूस। मुखर्जी कमीशन कहता है जापानियों ने उन्हें डेरन से रूस भेजा, वहां स्टालिन ने कैद कर लिया। क्यों? क्योंकि नेताजी एंटी ब्रिटिश थे, लेकिन कम्युनिस्ट नहीं। रूसी आर्काइव से फाइल्स गायब मिली। 1949 में नेहरू को खत, स्टालिन ने नेताजी को रूस में घुसने दिया। ये विश्वासघात है, नेहरू ने अटली को लिखा।
लेकिन चुप्पी। क्या नेहरू जानते थे? 1950 के दशक में आईबी ने बोस फैमिली पर निगरानी रखी 20 साल तक। क्यों? अगर मौत तय थी, एक और थ्योरी, गुमनामी बाबा। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में एक साधु रहते थे। 1985 में उनकी मौत। उनके पास नेताजी के चश्मे, दांत, किताबें। मुखर्जी ने डीएनए टेस्ट कराया, नेगेटिव। लेकिन 2019 में यूपी कमीशन ने कहा वे नेताजी के फॉलोअर थे। फिर भी कई साइटिंग्स 1950 में चीन में देखा गया, 1958 में पेनांग में, 1971 में साइगोन एयरपोर्ट पर। नेहरू ने 1945 में कहा, मुझे शक है मौत की खबर झूठी लगती है। गांधी जी ने रहमान को पत्र लिखा, नेताजी मरे नहीं। दोस्तों, ये थ्योरीज सिर्फ अफवाहें नहीं, ये उन दस्तावेजों से निकली हैं जो डीक्लासिफाई हुए। 2016 में मोदी सरकार ने 1300 फाइल्स खोली, लेकिन कई अभी भी बंद। रूसी फाइल्स गायब। ब्रिटिश आर्काइव्स में फिगेस रिपोर्ट की कॉपी ओरिजिनल नहीं। क्यों इतना छिपाव? क्या नेताजी की मौत नेहरू सरकार के लिए खतरा थी? क्योंकि वे लौटते तो कांग्रेस का क्या होता? अब कल्पना कीजिए, अगर नेताजी जीवित होते, भारत की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति सब बदल जाती, आईएनए की तरह फौज बनाते। लेकिन सच्चाई जो भी हो, उनका योगदान अमर है। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश को हिलाया। 1946 के नौसेना विद्रोह में आईएनए का हाथ। नेताजी ने महिलाओं को हथियार थमाए, जय हिंद का नारा दिया। आज एयरपोर्ट, स्टेडियम, ब्रिज सब उनके नाम। लेकिन रहस्य बरकरार। क्या कभी सच्चाई खुलेगी? डीएनए टेस्ट हो राख का, नई जांच हो। तो दोस्तों, ये थी नेताजी की दास्तान, एक वीर की जो मौत से भी बड़ा था। अगर ये कहानी आपको छू गई तो शेयर कीजिए, क्योंकि सच्चाई की तलाश कभी खत्म नहीं होती। जय हिंद।